तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल दोस्त के साथ। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है, कुछ गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। तो हमारे शो का एक कॉन्सेप्ट है कि हम जो आजकल की जो खबरें हैं तो वो हम एआई से पूछेंगे। एआई बताएगा उसको उसके बारे में क्या लगता है। तो जो लड़के की आवाज़ होगी मेरी होगी और जो लड़की की आवाज़ होगी वो एआई की होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रोज़ की बात एआई दोस्त के साथ। तो हमें जो नेपाल में प्रोटेस्ट चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा दे दो। हाल ही में नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें कई लोग हताहत हुए हैं। सरकार ने बाद में प्रतिबंध को हटा लिया है, लेकिन जनता का असंतोष अभी भी जारी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। नेपाल के जेनजी ने सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, बल्कि एक नए पॉलिटिकल मॉडल की डिमांड शुरू कर दी है। क्या ये एक डिजिटल रिवॉल्यूशन बन सकता है? हाँ बिल्कुल। नेपाल में जो आंदोलन हो रहे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ही नहीं, बल्कि राजनीतिक बदलाव की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे आंदोलनों में डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोगों को जुड़ने और अपनी आवाज उठाने का मौका देता है, और इससे एक तरह की डिजिटल रिवॉल्यूशन की संभावना बनती है। इससे जनता की भागीदारी बढ़ती है और राजनीतिक बदलाव की दिशा में भी एक नया मोड़ आ सकता है। चलो ठीक है। क्या नेपाल में अब यूथ लीडरशिप की एक नई वेव आएगी जिसमें ट्रेडिशनल पार्टीज की मोनोपोली टूट सकती है? ये काफी संभावित है, क्योंकि जब युवा लोग आगे आते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म का समर्थन लेते हैं तो वो पारंपरिक पार्टी सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं। इससे नए विचार, नई रणनीतियां और नई लीडरशिप उभर सकती है, जो पारंपरिक राजनीति के ढांचे को बदलने में मदद करेगी। आने वाले समय में युवा नेतृत्व के माध्यम से एक नई राजनीतिक लहर देखने को मिल सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करके गवर्नमेंट ने अपना ही डाउनफॉल को इनवाइट किया। क्या ये दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक वार्निंग सिग्नल है? बिल्कुल, ये एक तरह का चेतावनी संकेत है, क्योंकि जब सरकारें सोशल मीडिया पर रोक लगाती है तो इससे जनता का भरोसा कम होता रहे और असंतोष बढ़ता है। इससे दूसरे देशों को भी समझना चाहिए कि खुला और पारदर्शी संचार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जरूरी है। ये एक तरह से दूसरे देशों के लिए भी एक सीख है कि जनता की आवाज को दबाने की बजाय उसे सुनना और समझना ज्यादा बेहतर होता है। अरे भाई, बहुत ही अच्छा। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि नेपाल जैसे छोटे मुल्क में भी जेनजी ने पावर बैलेंस हिला दिया, तो बड़े देशों के लीडर्स को इससे क्या सीखना चाहिए? ये सच में एक दिलचस्प उदाहरण है कि कैसे छोटे देशों में भी जनता की आवाज बड़े बदलाव ला सकती है। बड़े देशों के नेताओं को ये समझना चाहिए कि जनता की भागीदारी और उनकी आवाज को महत्व देना किसी भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इससे न सिर्फ भरोसा बढ़ता है, बल्कि शासन भी ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनता है। तो ये एक तरह का सीख है कि हर स्तर पर जनता की सुनवाई और शामिलियत से ही असली बदलाव संभव है। प्रोटेस्ट का असली मुद्दा ऐप्स था या करप्शन, नेपोटिज्म और जॉब्स का क्राइसिस? अगर ऐप अनब्लॉक ना होते तो भी क्या प्रोटेस्ट रुक जाता? ये एक दिलचस्प सवाल है। असल में सोशल मीडिया एप्स पर रोक सिर्फ एक ट्रिगर की तरह काम कर रही थी। असली मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और नौकरी की कमी, वो तो अपने आप में बहुत बड़े कारण थे। इसीलिए भले ही एप्स अनलॉक हो जाते, लेकिन इन असली मुद्दों पर समाधान ना होने पर प्रोटेस्ट जारी रह सकते थे। इस तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया प्रतिबंध ने सिर्फ ध्यान आकर्षित किया, लेकिन असली बदलाव तो इन बुनियादी मुद्दों के समाधान में ही था। तो अगला प्रश्न मेरा ये है कि नेपाल की पॉलिटिक्स में बार बार पीएम बदलते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम पॉलिटिशियंस में है या पूरे सिस्टम में? ये सवाल वाकई बहुत दिलचस्प है। नेपाल की पॉलिटिक्स में बार बार प्रधानमंत्री बदलने की वजह केवल नेताओं पर ही नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक सिस्टम में भी है। कई बार गठबंधन की अस्थिरता, पार्टी के अंदर की राजनीति और संवैधानिक चुनौतियां मिलकर इस समस्या को जन्म देती है। तो कह सकते हैं कि ये एक जटिल मसला है, जिसमें नेताओं की भूमिका भी है और सिस्टम की कमजोरियां भी शामिल है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि नेपाल की
33% GDP रेमिटेंस पे बेस्ड है। क्या ये मॉडल सस्टेनेबल है या यूथ को हमेशा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में रेमिटेंस का हिस्सा सच में बहुत बड़ा है और इस पर बहुत ज्यादा निर्भरता लंबी अवधि में चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अगर सिर्फ रेमिटेंस पर निर्भर रहा जाए तो अर्थव्यवस्था को स्थिर और संतुलित रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि नेपाल अपने युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करे ताकि उन्हें बाहर जाने की जरूरत कम हो। इस तरह से अर्थव्यवस्था को और मजबूत और स्थिर बनाए। तो अगला सवाल मेरा ये है कि अगर नेपाल में फिर से मोनोकी की डिमांड उठती है तो क्या लोग सच में उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये सच में एक दिलचस्प सवाल है। नेपाल में अगर फिर से किसी तरह की मोनोपोली या किसी एकल शक्ति की मांग उठती है तो जनता का रुख काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी है और लोग किस हद तक उस मॉडल पर भरोसा करते हैं। पिछले अनुभवों को देखते हुए जनता शायद अधिक सतर्क रहेगी और पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग जारी रखेगी। इस तरह से देखा जाए तो ये पूरी तरह से परिस्थितियों और लोगों की उम्मीदों पर निर्भर करेगा। इंडिया और चाइना दोनों के लिए नेपाल स्ट्रेटेजिक बफर है। क्या दोनों कंट्रीज इस प्रोटेस्ट को अपने बेनिफिट के लिए ट्विस्ट करेंगे? ये एक दिलचस्प पहलू है क्योंकि नेपाल का भौगोलिक स्थान दोनों ही देशों के लिए काफी अहम है। इस तरह के प्रदर्शनों और राजनीतिक अस्थिरता के दौरान दोनों देश अपनी अपनी हितों के अनुसार परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना लंबे समय में नेपाल की स्वायत्तता और उसकी आंतरिक स्थिरता पर असर डाल सकता है। इसलिए दोनों देशों के लिए ये जरूरी होगा कि वे संतुलित और सहयोगात्मक रवैया अपनाएं ताकि नेपाल की समग्र भलाई बनी रहे। क्या नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट एक ब्लूप्रिंट बन सकता है आसिया के दूसरे यंग डेमोक्रेसीज के लिए? ये संभव है कि नेपाल के इस प्रदर्शन से दूसरे एशियाई देशों को भी प्रेरणा मिले, खासकर उन युवा लोकतांत्रिक देशों को जो अभी अपने विकास के दौर से गुजर रहे हैं। इस तरह के आंदोलन दिखाते हैं कि युवा पीढ़ी अपनी आवाज उठा सकती है और बदलाव की मांग कर सकती है। इस तरह से देखा जाए तो नेपाली अनुभव दूसरे देशों के लिए भी एक मार्गदर्शक मॉडल बन सकते हैं जहां लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की कोशिश की जा सकती है। थैंक यू फॉर गिविंग अस आंसर्स। मिलते हैं कल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी हुई आपकी मदद करके। जब भी आपको जरूरत हो मैं हमेशा यहीं। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। चलिए दोस्तों, हम भी आज यही रुकते हैं। आप कल देखेंगे रोज की बात विद एआई के साथ। धन्यवाद।